नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के लोग बड़े भोले भाले हैं। जब भी राष्ट्र का सवाल खड़ा होता है तो अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना धन दौलत जीवन सब देश के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। होना भी चाहिए, देश के लिए मर मिटने का जज्बा होना चाहिए। हमारे नेता क्या कहते हैं? जब गलवान घाटी होती है तो चीन के बहिष्कार की बात करते हैं। हम लोग झालर खरीदना बंद कर देते हैं, चीन की झालर नहीं खरीदेंगे। लेकिन बड़े बड़े ठेके चीन को मिलते रहते हैं। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अब माहौल कैसे हो, आपकी भावनाएं जो उमड़ नहीं थी, युद्ध तो नहीं कहूंगा, जो झड़प हुई, जो आपकी भावना उमड़ नहीं थी उन पे, उनको और कैसे भड़काएं और ये कैसे साबित करे सरकार की वो आपके साथ है। कह दिया कि हमने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया। भारत में सिर्फ एक मेरा बंद किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुलवा दिया। लेकिन उन पाकिस्तान के 16 चैनलों ट्विटर अकाउंट के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई। कहा गया हमने बाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती थी उसको बंद कर दिया, सिंधु जल समझौता रद्द कर रहे हैं। कुछ गोदी मीडिया के चैनल ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की टोटियों में पानी भी नहीं आ रहा है। और अब क्या हो रहा है? ग्रोक से मैंने पूछा, ग्रोक ने बताया कि जितने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल से ट्विटर अकाउंट थे सब भारत में देखे जा रहे हैं। कब खोल दिए गए आपको पता ही नहीं चला। आपकी जेब कब कतर ली जाती है आपको पता ही नहीं चला। जैसे 2 सालों में आपके ऊपर कर्जा कितना बढ़ गया आप सोच नहीं सकते। अभय दुबे जी से बातचीत करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे भारत के हर व्यक्ति के जेब पर, उसकी जिंदगी पर 2 सालों में 90,000 रुपए का कर्जा कैसे बढ़ गया। क्या क्या हो रहा है? ये नफरत की पौधशाला खड़ा करके आपकी भावना को कैसे भड़का रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा में जो विवाद हो रहा है उसका नजारा सबके सामने है। तमाम मुद्दों पर मैंने दुबे जी से बहुत अच्छी बातचीत की है। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आएगी, तो आपको अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अब भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेके मुझे कोई नई बात कहनी नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों क्या, महीनों 2 महीना हो गया, केवल हम लोग इन्हीं सब बातों पे बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर जिस तरह पहलगांव में आकर आतंकियों ने जिस तरह बेगुनाहों की हत्या करी। प्रधानमंत्री सऊदी का दौरा लेकर आए, बिहार पे अंग्रेजी में ललकारा, कहा कि उन आतंकियों की 7 पीढ़ियों को सजा मिलेगी। अब उनका जिक्र कोई नहीं करता। कुछ बड़े ऐलान किए गए थे कि यह सिंधु जल समझौता रद्द हो जाएगा, पानी रोक दिया जाएगा। बाघा बॉर्डर पे जो सेरेमनी होती थी उसको रोक दिया गया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया। आज मैंने ग्रोक से पूछा कि ये जो आतंकी हमला था इसके बाद जो चैनल बंद हुए उनकी क्या स्थिति है। तो ग्रोक ने बताया कि 2 जुलाई 2025 तक कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, जिसमें डॉन न्यूज, सामना टीवी, आरए न्यूज, जियो न्यूज और व्यक्तिगत क्रिएटर जैसे शोएब अख्तर के चैनल उपलब्ध थे, ये खुल गए, भारत पे देखे जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हानिया आमिर, माहिरा खान, उनके इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट भी खुल गए हैं और देखे जा रहे हैं। तो यानी सब कुछ तो सामान्य हो गया। केवल एक चीज सामान्य नहीं हो पाई, जो देश का इंतजार था, वो आतंकी कहाँ चले गए वो पता नहीं चले। देश को तो पता भी नहीं चला कि ये जो ड्रामा होता है बार बार कि हमने उन पे प्रतिबंध लगा दिए। उनका गोदी मीडिया के चैनल तो टोटी दिखाने लगे थे, पाकिस्तान के टोटियों में पानी बंद हो गया। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक एक बूंद पानी भी तो बंद नहीं हुआ। और अब सोशल मीडिया के अकाउंट्स देखे जा रहे हैं, यूट्यूब खुल गए, ट्विटर अकाउंट खुल गए, बाघा बॉर्डर पे काम शुरू हो गया। यानी भारत पाकिस्तान के बीच सहज रिश्ते हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मेजबानी भी करेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा भी वो उठा दे। भारत ने ये सब किया क्यों होता? जब एक मुकाम तक नहीं पहुंचना था, आतंकी हमें नहीं देने थे पाकिस्तान को, तो फिर इतना नाटक हम लोगों ने क्यों किया? किस आधार पर ये सब चीजें बहाल कर दी गई, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बहुत बड़ा कटघरा है और इस कटघरे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। इस कटघरे में एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। मुझे पक्का यकीन है कि देश कभी ना कभी कटघरे में खड़े हुए इस अभियुक्त, मैं अपराधी तो नहीं कहूंगा, अपराध तो जनता मुकदमा चलाएगी तब फिर साबित होगा, या रिहा हो जाएंगे ससम्मान, या सजा होगी। और सजा होगी तो बहुत बड़ी सजा होगी। जनता जरूर इस अभियुक्त से सवाल पूछेगी, जिरह करेगी और ये सारे सवाल उठाएगी जो सारे सवाल आप उठाते हैं।
अभी जब नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक तथाकथित फोन पर बातचीत हुई थी, तो उस बातचीत का विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देश को परिचित कराया था कि भाई नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से क्या कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति से क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनसे क्या कहा उसका कोई जिक्र नहीं था, नरेंद्र मोदी ने उनसे क्या कहा इसका जिक्र था। उसमें यह बताया गया था हम लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, स्थगित किया गया है, केवल जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसको फिर से शुरू कर देंगे। इसी के साथ में अभी भी बीच बीच में लगातार रक्षा मंत्री के, गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के और कई मंत्रियों के या कुछ फौजी अफसरों के इस प्रकार के वक्तव्य आते रहते हैं कि हमें आतंकवाद का जवाब देने का अधिकार है, हम उनके ऊपर स्ट्राइक करने का अधिकार है। ये सब चीजों के इस तरह के वक्तव्य आते रहते हैं। इन वक्तव्यों से माहौल क्या बनता है सारे देश में? इन वक्तव्य से माहौल ये बनता है कि पाकिस्तान निशाने पे है भारत के, और मोदी जी लगातार उसको घूर रहे हैं। उसके ऊपर कभी भी मिसाइल दाग सकते हैं, कभी भी कोई विमान राफेल भेज सकते हैं या कुछ कर सकते हैं उसके खिलाफ ऐसा कोई, या कोई उड़ी स्ट्राइक की तरीके से वहां पे कोई एक कमांडो दस्ता भेजा जा सकता है। बहरहाल इस प्रकार का माहौल बना। तो एक तरफ तो इस प्रकार का नैरेटिव है कि इस प्रकार का माहौल बनाया जाए, दूसरी तरफ स्थिति यह है कि पाकिस्तान के साथ में जितने भी जिन 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 जगहों पर प्रतिबंध लगाया गया था, रुकावट डाली गई थी, ताकि ये मानते हुए कि पाकिस्तान बैसरण की आतंकवादी घटनाओं का जिम्मेदार है, वो सब जगह लगातार खुलती जा रही है, जैसा कभी आपने अपनी भूमिका में पूरा बताया। ये दोनों बातें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती हैं। आपने कल, मुझे याद पड़ रहा है कि कल की बातचीत में आपने कहा था कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश घोषित नहीं किया है। अगर भाई दुश्मन देश घोषित कर देते तो यहाँ पे तो पाकिस्तान का जो उच्चायुक्त है वो बंद कर दिया जाता और सारे पाकिस्तानी राजनयिकों को अपने देश वापस भेज दिया जाता। ये सब कुछ भी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ लगातार जनता के बीच में नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत के निशाने पे है, कभी भी भारत की थल सेना वहां घुस जाएगी या वायुसेना हमला कर देगी या किसी पोर्ट के ऊपर भारत की नौसेना टूट पड़ेगी, वहां पे कोई पनडुब्बी भारत की पहुंच के पोर्ट को तहस नहस कर देगी वगैरह। इस प्रकार का तमाम माहौल बनाया जाता है। कुछ लगभग विक्षिप्त किस्म के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, उसमें एक तो बिल्कुल शक्ल सूरत और बातचीत के अंदाजे से मुझे यही लगता है कि ये कुछ दवा ववा खा के किसी तरह अपने आप को कंट्रोल में रखते होंगे, वरना उनकी बातचीत से तो वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल एकदम बहुत बुरी तरीके से टीवी पे आके चीखते हैं पाकिस्तान का नाम आते ही, और चीखने लगते हैं। और बहुत उनको लगता है कि अगर उनको तलवार कहीं से दे दी जाए और छूट दे दी जाए तो तलवार सूंघ के दौड़ते हुए चले जाएंगे इस्लामाबाद में जाकर और कत्लेआम शुरू कर देंगे। तो ये उनकी स्थिति है। वो गालियां नहीं बकते, लेकिन उनकी पूरी बातचीत की एक वाक्य मुंह से ऐसे निकलता है जैसे कि कोई ना कोई गाली दे रहे हो। तो एक तरफ तो गोदी मीडिया की मदद से उग्र राष्ट्रवादी किस्म के लोगों की बयानबाजियों से, सरकार के जिम्मेदार लोगों की बयानबाजियों से, स्वयं प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि देश पाकिस्तान के साथ अभी भी युद्ध के मोड में है। और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है, वाघा बॉर्डर भी खुल गया है, जिन जिन चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध भी सब कुछ ठीक हो गया है। दूसरी तरफ ये हो रहा है। तो ये जो दुहात चल रही है, ये डबल स्टैंडर्ड चल रहा है, इसका सवाल नरेंद्र मोदी से जरूर किसी न किसी पूछा जाएगा। मैं अपने देश के मतदाता को बेवकूफ मैं ये नहीं मानता हूं। देश का मतदाता कुछ नहीं जानता है, समझता है, सरकार उसके सामने जो नैरेटिव परोस देती है बस वो नैरेटिव ग्रहण कर लेता है और सब कुछ इसी तरीके से वो सरकार के कहने पे वोट दे आता है। ऐसा कुछ नहीं। इन सब बातों का इनको जवाब देना पड़ेगा, और इन सब बातों का जवाब इनको किसी विधानसभा चुनाव में नहीं देना पड़ेगा। इन सब बातों का जवाब इन्हें लोकसभा चुनाव में देना पड़ेगा। अभी दूर है ना, असल में इसलिए कॉन्फिडेंस में कि अभी 2029 से दूर है। नहीं, ये तो बिल्कुल किसी मुगालते में रहने ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कोई चुनाव दूर नहीं होता किसी से। याद रखिए, लोकसभा का एक चुनाव होता है, नतीजा आता है,
दूसरे चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये अजीब तरह का लोकतंत्र है। ये चुनावी लोकतंत्रों में एक अद्भुत और अनूठा किस्म का लोकतंत्र है। यहां चुनाव की कविता कभी खत्म नहीं होती, वो चलती ही रहती है चुनाव की कविता हमेशा। विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते रहते हैं, यहां तक कि लोकसभा का चुनाव जो सबसे बड़ा चुनाव है, पहले दिन से ही उसकी एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि बहुत पहले शुरू हो जाती है। अभी नहीं तो 4 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, वो मुंह के बल गिरता है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन वो जो है किससे पूछेंगे? मोदी जी तो निकल गए विदेश यात्रा पर फिर से, और केरल या किसी राज्य के, मैं देख रहा था कांग्रेस ने बयान जारी किया है, पूरी दुनिया का नक्शा बनाया है, कुछ ही देश बताए हैं, निशान लगे आप कल्पना कर लीजिए संजय जी कि मोदी जी जो हैं वो 2028 के 6 महीने, 2029 के 6 महीने, 2028 के खत्म होने तक लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, लेकिन उसके बाद में जनवरी में तो वोट मांगने के लिए उन्हें आना पड़ेगा भारत वापस। हाँ, फिर तो आना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि बीच में आरएसएस उन्हें हटा दे प्रधानमंत्री पद से, वो अलग बात है। तब कोई जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको वो वोट मांगने के लिए आएगा, तो वोट मांगने के लिए उनको आना पड़ेगा ना मोदी जी को। कितनी विदेश यात्राएं करें? अभी तो वो विदेश यात्री हैं, उनका नाम ही होना चाहिए नरेंद्र मोदी विदेश यात्री। नाम आपने सही दिया। विदेश यात्रा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में विदेश यात्राओं के अलावा उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया उन्होंने। संजय राउत ने कहा है कि 1000 किसान मर गए और हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से अलावा फुर्सत ही नहीं है। वो तो संजय राउत एकदम मिसाइल दागते हैं ना। ये है नहीं, उन्होंने ठीक कहा है, संजय जी ने ठीक कहा है। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि आप अपनी जो देश के अंदर आपकी लोकप्रियता गिर रही है उसकी भरपाई आप विदेश यात्राओं के जरिए नहीं कर सकते। देश में जिन सवालों का सामना करने से आप कतरा रहे हैं, उनकी भरपाई आप विदेश नीति के दायरे में हासिल की गई तथाकथित उपलब्धियों से नहीं कर सकते। विदेश नीति की स्थिति यह है कि कोई भी आपके साथ नहीं है, पूरी दुनिया में कोई साथ नहीं है इस वक्त भारत के, ये स्थिति है। और प्रधानमंत्री निरंतर विदेश यात्राएं कर रहे हैं, तो इनसे एक बार कोई हिसाब किताब तो पूछ, भाई इनकी सारी विदेश यात्राओं की क्या उपलब्धियां रही, इसका ऑडिट किया जाना चाहिए। क्या ये जगह जगह जाकर कोई बहुत बड़े ट्रेड समझौते कर रहे हैं? क्या इनके विदेश जाने से भारत का बहुत एफडीआई भारत में आ रहा है? क्या आ रहा है? क्यों जा रहे हैं विदेशी? घूमने का भी एक मन हो सकता है आदमी का, रिटायरमेंट प्लान से पहले आप देखते जब नौकरी रिटायर हो। मेरा कहना है कि पर्यटन की खातिर अगर जा रहे हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैंने अभी तक जो कहा मैं शब्द भी वापस लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है भाई। तो भारत का प्रधानमंत्री या तो वो कह के जाए कि भाई मैं 1-1.5 महीने की छुट्टी लेके जा रहा हूं और मैं इस बीच में जहां जाऊंगा निजी हैसियत से जाऊंगा, पर्यटन करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, यूरोप के और दूसरे देशों के मजे लूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा यहाँ पे लौट के, फिर से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियां संभाल लूंगा। ऐसा तो हमको बताया नहीं गया। लेकिन छुट्टी तो कभी लेते नहीं, उन्होंने आज तक छुट्टी नहीं ली, लगातार 11 साल से काम कर रहे हैं, आपको पता है 24 घंटे में 17 घंटे काम करते हैं, वो छुट्टी कैसे लेंगे? वो यही तो सवाल है कि जो व्यक्ति कभी भी छुट्टी नहीं लेता है उसकी उसकी जिम्मेदारियों का प्रोटोकॉल क्या होगा? आपको ध्यान होगा जब राहुल गांधी भी एक जमाने में बहुत विदेश जाते थे, अभी भी जाते हैं विदेश, लेकिन एक जमाने में तो वो कुछ दिन यहाँ गुजारते थे, उसके बाद पता लगा वो तो कहीं विदेश चले गए, है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे। तो राहुल गांधी को गैर गंभीर राजनेता घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक कि बीजेपी के विरोधी है वो भी मानते थे कि राहुल गांधी राजनीति के प्रति जो है वो गंभीर नहीं है, और राजनीति 24 घंटे का काम है, 365 दिन का काम है, उसमें इस तरीके से बीच बीच में आप जल्दी जल्दी छुट्टियां नहीं ले सकते। ये सब बातें राहुल गांधी के बारे में कही जाती थी। अब मुझे लगता है कि सब बातें नरेंद्र मोदी के बारे में कही जाने लगेंगी, क्योंकि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि याद कीजिए जवाहरलाल नेहरू जो कि विदेश नीति में काफी सक्रिय रहते थे, इसलिए संसद में कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने उनको गगन बिहारी कहा था। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने उनको कहा था कि ये गगन बिहारी प्रधानमंत्री हैं। तो अब तो खैर उस जमाने में बहुत ही शालीन राजनीति का जमाना था, तो डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में कमांडर साहब लोकसभा में बोल रहे थे। इटावा से ही सांसद थे, जहां का मैं हूं वहीं के सांसद थे, मेरे पिता तुल्य थे, उन्हीं की बैरक में रह के मैंने इमरजेंसी में बीए प्रथम वर्ष का इम्तिहान दिया था
अच्छा। कमांडर साहब ही मेरी देखभाल करते थे, खाने पीने का ध्यान रखते थे। तो वो मैं ये बात कह रहा हूं कि ये आजकल तो नरेंद्र मोदी से तो ये सवाल सब पूछे जाएंगे। हाँ, कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि मैं आज एक खबर देख रहा था, उस पे था कि भारत के, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है, लगभग 4.5 लाख रुपए का। मार्च 2023 में ये 3.9 लाख, यानी 3,90,000 रुपए था। बीते 2 सालों में 23% की बढ़ोतरी हुई है। यानी मैंने और आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर जो कर्जा है, लोग पूछेंगे भाई हमने कौन सा कर्जा लिया जो हम कह दें कि हमारे ऊपर कर्जा है। लेकिन बिना लिए ये कर्जा जो है वो उसमें 23% की बढ़ोतरी हुई। यानी हर भारत पर 2 साल में औसतन 90,000 रुपए का ये कर्जा बढ़ गया। आरबीआई ने जून 2025 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। कितनी गंभीर रिपोर्ट है, इस बात पे तमाम चैनलों को चर्चा की जानी चाहिए थी, मगर ये खबर कहीं दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है, क्या कारण? संजय जी, क्यों लेता है कोई व्यक्ति कर्जा? है? जब उसकी आमदनी कम होती है और खर्चा ज्यादा होता है, तब उसको कर्जा लेना पड़ता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि आमदनी उतनी नहीं होती जितनी उसकी मनोकामनाएं हैं, जितना उसके इरादे हैं अच्छी लाइफ स्टाइल के हैं। पहला आदमी तो बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कर्जा लेता है, बहुत गरीब आदमी। दूसरा मध्यवर्गीय व्यक्ति वो कर्जा लेता है जब उसके पास पैसे कमा तो रहा है लगातार, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में डालना है, या कुछ कभी कभी अच्छे कपड़े पहनने हैं, कभी कभी परिवार के साथ घूमने जाना है, तो उसके लिए वो फिर कर्जे लेता है। ये जो दूसरे किस्म का कर्जा है जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये दूसरे किस्म का कर्जा जो है वो क्रेडिट कार्ड पे लिया जाता है। इस वक्त जो रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया है, जो बात उस निकल के नहीं आएगी, रिजर्व बैंक का शायद विषय नहीं रहा होगा ये बताने का। स्थिति यह है कि भारत में क्रेडिट कार्ड पर लिए जाने वाले जो उपभोक्ता खर्चे, जो कंज्यूमर लोन्स हैं, मतलब उनके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर अनाप शनाप वृद्धि हुई है। और लोगों ने ऐसे ऐसे कर्जे लिए हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हें ये कर्जा लेने की जरूरत क्या थी, फिर भी लोगों ने वो कर्जे लिए। बहुत बड़े पैमाने पर लोग कर्जे में दबे हुए हैं। और क्रेडिट कार्ड पे आप तो जानते ही हैं कि जब एक बार आदमी लोन ले लेता है तो कितना जबरदस्त क्रेडिट कार्ड पर उसको ब्याज देना पड़ता है। अच्छा, अब दूसरी एक और बात है, जो देश के 10% आबादी है, उनके पास तो पैसा है, उनके पास पैसा है, वो कर्ज ले भी लेंगे तो उसको चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी रिकरिंग आमदनी है, चालू आमदनी है, वो उसके पास आता रहता है, वो किस्त वगैरह दे के चुका लेंगे। 10% से नीचे के लोग जैसे ही आना शुरू होते हैं, वैसे ही वो चाहे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना हो, चाहे एक मध्यवर्गीय जीवन शैली कायम रखने के लिए कर्ज लेना हो, चाहे पारिवारिक कुछ जरूरी महत्वपूर्ण शादियां करने के लिए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, या घर खरीदने के लिए कर्ज लेना हो, ये सारे कर्ज जो है ना, उनको लेने पड़ते हैं। देश में लोगों की आमदनी गिरती जा रही है, रोजगार छिनते जा रहे हैं। नए रोजगार मिलने की बात तो भूल ही जाइए, आमदनी बढ़ने की बात तो भूल ही जाइए। पूरा देश कर्जे पे चल रहा है। अच्छा, रिजर्व बैंक ने ये नहीं बताया कि भारत सरकार के ऊपर कितना कर्जा है। नरेंद्र मोदी के जमाने में भारत सरकार के ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आंकड़ा मुझे याद नहीं है, कई बार संदीप चौधरी अपने कार्यक्रमों में वो आंकड़ा उन्हें याद रहता है, वो दबादब वो आंकड़ा देते हैं कि इतना कर्जा बढ़ गया है उसमें। उन्हें याद रहता है। भारत सरकार के ऊपर भी ये कर्जा बढ़ गया है, लोगों के ऊपर भी कर्जा बढ़ गया है। ये इसी तरीके से अर्थव्यवस्था चल रही है। भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढक्कन होने की स्थिति में पहुंच रही है। कब तक रहेगा ऐसा, क्या लग रहा है आपको, इन हालातों में कब तक और रहेगा? जब तक गाड़ी खिंच रही है, उसके बाद इसमें अंतः विस्फोट होंगे, यानी अंदर से विस्फोट होंगे इसके। और फिर बहुत बड़े पैमाने पर फ्रस्ट्रेशन और कुंठा लोगों में फैलेगी, गुस्सा लोगों में भड़केगा इस सवाल के ऊपर। बेरोजगारी, महंगाई और ऋणग्रस्तता, ये 3 चीजें। अब हम लोग आमतौर पर बेरोजगारी और महंगाई पे बात करते थे, आज के बाद से हम लोग तीसरी चीज पे भी चर्चा करेंगे संजय जी, बेरोजगारी, महंगाई और ऋणग्रस्तता। कर्जा कितना है? आदमी बेरोजगारी और महंगाई होने पे तो क्या होता है कि आदमी हाथ खींच के खर्चा करके किसी तरीके से काम निकालता है।
सुबह आलू प्याज खा लेगा, शाम को प्याज आलू खा लेगा, उसका काम चल जाएगा है? लेकिन जब ऋणग्रस्तता हो जाती है तो उसका बड़ा तनाव होता है, बहुत गुस्सा होता है। जी, आदमी या कुछ तो अकेले में फूट फूट के रोता है, या गुस्से में घर के अंदर हिंसा करता है, घर के बाहर हिंसा करता है। बिल्कुल तो ठीक उससे बात है। आदमी समाज में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं भी निकल के सामने आती हैं। गुस्से में रहता है ना, हर समय गुस्से में दिमाग रहता में है, तो गुस्से में खींच में रहता है उसमें। उसे लगता है जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो मैं ये स्थिति बनने वाली है, और ये जब तक ये लोग सब रंगीन कहानियां सुनाते रहते हैं, झूठी बातें, झूठे डिस्कोर्स फैलाते रहते हैं इधर-उधर, और ये सोचते हैं कि इसी से काम चल जाएगा। एक दरअसल एक बहुत बड़ी संकट को और एक बहुत बड़े अंतः विस्फोट को निमंत्रण दे रहे हैं। अबे जी, मुझे तो लगता है कि आदमी की जिंदगी में बड़ा गुस्सा बढ़ गया है भारत के अंदर। आप देखिए ना, पहले लोग धार्मिक आयोजनों में जाते थे, मन बड़ा पवित्र रखते थे, बड़ा सात्विक रखते थे। उनको रास्ते में जो लोग तीर्थ यात्रियों को जलपान कराते थे, उनका मन बड़ा पवित्र हो जाता था। अब कावड़ यात्रा चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खबरें आ रही हैं कि कुछ जगह पे साहब कपड़े उतार के देखा गया कि आप कौन हैं। उसके लेके विवाद शुरू हो रहे हैं। जो भगवान शिव की यात्रा में जा रहे लोगों का बिहेवियर क्या होना चाहिए, इसका कोई नियम नहीं है, मापदंड नहीं है। बरेली की घटना मुझे कुछ समय पहले की याद आती है, कैसे कैसे लोग कावड़ यात्रा में चले जाते हैं। सब नहीं होते हैं, सब बड़े पवित्र भाव से भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, गाड़ियां तोड़ देते हैं, गुस्से में आते हैं। भगवान के घर पे जा रहे हो तो फिर गुस्से का क्या काम? मन तो शांत होना चाहिए, मन तो पवित्र होना चाहिए, ईश्वर मैं के एक बात धाम पे। कहूंगा कि हम लोगों को कावड़ यात्रियों और योगी सरकार द्वारा जो एक मुहिम चलाई जा रही है, और उत्तराखंड की सरकार द्वारा भी, पुष्कर धामी ने भी इसके अंदर एक योगदान किया है। ये योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी की संयुक्त कार्रवाई है कि उन्होंने एक श्रद्धा की और आस्था की यात्रा का जो एक सालाना महोत्सव होता है, इसके अंदर आमतौर पर गरीब लोग, पिछड़ी जातियों के लोग, ये सब लोग कांवड़ उठाते हैं, उसको मुसलमानों के खिलाफ नफरती राजनीति के एक औजार में बदल दिया है। देखिए, जब आज बार बार संदीप जी इसी सवाल में बहस करते हुए मुझसे पूछा उन्होंने, 10 साल पहले तो ये नहीं होता था। 10 साल पहले तो कोई खाने की शुद्धता की कोई बात नहीं होती थी, कोई किसी की नाम नहीं पूछता था। 10 साल पहले तो पवित्रता का कोई इशू नहीं उठाया जाता था। 10 साल पहले तो किसी की पैंट उतार के नहीं चेक किया जाता था। तो हमने उनसे कहा कि 10 साल पहले 2014 था, तब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया था। अब बीच में 2024 फंस गया है, 2024 में बहुमत खो दिया इन्होंने। तो मेरी जब भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मित्रों से बातचीत हुई, मैंने पूछा आप क्या करोगे भाई, तो उन्होंने कहा हम जम के हिंदू मुसलमान करेंगे, इतना हिंदू मुसलमान करेंगे विपक्ष के छक्के छूट जाएंगे। ये उनका कहना था। अच्छा, योगी आदित्यनाथ, अच्छा इस काम में योगी आदित्यनाथ ने डबल पीएचडी कर रखी है। डबल पीएचडी क्या बात हाँ, कर डबल पी इस मामले में नरेंद्र मोदी से भी आगे है वो। डबल पीएचडी है उनकी। तो उन्होंने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति में फंस गए हैं। भूपेंद्र चौधरी जो हैं वो उनके खिलाफ जांच कर रहे थे कमेटी बना के कि भाई इनके नेतृत्व में सरकार ने हमें पार्टी को हराने में क्या योगदान किया। उस कमेटी का एकमात्र उद्देश्य था कि इनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए पार्टी के अंदर। तो भाजपा के अंदरूनी गृह युद्ध में अपनी वापसी करने के लिए उन्होंने अपना वो कुख्यात आदेश जारी किया, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख रखा है कि आप लोगों के नाम नहीं पूछ सकते। फैसले में लिख रखा है कि आप लोगों से उनका धर्म नहीं पूछ सकते। केवल उन लोगों का काम ये बताना है कि वो मांसाहारी भोजन परोसते हैं या शाकाहारी भोजन परोसते हैं। खाने के प्रकार लिखना होगा उनको, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। इन तमाम बातों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने फिर आदेश जारी कर दिया कि भाई नाम पट्टिकाएं लगनी जरूरी है। अच्छा, अब आप बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि बैसरन में जो हुआ था उसमें तो पहचान पैंट कपड़े तरवा की गोली मारी गई थी, यही काम इन लोगों ने किया है। तो उसकी उनकी बड़ी निंदा हो रही है। लेकिन देखा जाए तो उनकी बात सही लगती है मुझे। भाई वहां भी पैंट उतारवा के देखा गया था और यहाँ भी वही देखा गया। नाम पूछ के, धर्म पूछ के ही तो कार्रवाई, राजनीतिक कार्रवाई हो रही है। वहां हत्याएं की गई, हत्याएं नहीं की जा रही है बस केवल। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने ग्रामीण भारत की
श्रद्धा और आस्था का जो एक बहुत ही भावहीना प्रतीक था। हम लोग बचपन से हम लोग उनको बम्बोले बोलते थे। जब वो निकलते थे तो अपने घर के छज्जे पे खड़े होकर वो बड़े गाना गाते हुए ऊंचे स्वर में जाते थे। उनके पैरों में घुंघरू बंधे होते थे, उनकी आवाजें आती थी, हाथों में डंडे होते थे। हमारे माँ बाप ने हमें हिदायत दी थी कि भाई इनके सामने आप सड़क नहीं पार करेंगे। तो ये सब था। इस सब को इन लोगों ने विकृत और दूषित कर दिया है पूरे देश। हाँ, विकृत और दूषित कर दिया है, गंध फैली हुई है। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, वो हम लोगों की चर्चा में बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस वालों को सब पता होता है कि कौन सा ढाबा और कौन सा होटल, उसका मालिक कौन है। हाँ, आपको बिल्कुल किसी से नाम पूछने की जरूरत नहीं है। लोगों का परिवार और वल्दियत तक उन्हें पता होती है पूरी की पूरी। फ्री में खाना खाते हैं थाने के लोग तो ढाबों पे जाके। और फिर दूसरा हर 5 किलोमीटर के बाद में भंडारे खुले हुए हैं। भंडारे खुले हुए हैं, पवित्र खाना है, आप सब लोग वहां खाते हैं। ढाबा पर कौन खाता है खाना? ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरती राजनीति करने के लिए ड्रामेबाजी की जा रही। हर 5 किलोमीटर के बाद जब भंडारे खुले हुए हैं तो कौन उन ढाबों के ऊपर जाएगा खाना खाने के लिए? कोई भी कांवड़िया उस कांवड़ियों का इसमें कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। ये तो वहां पर अपने आप को योगाचार कहने वाला एक व्यक्ति है जो तकरीबन ऐसे लोगों को ये जिसे कहते नहीं कि वो निजी सेनाएं बना लेते थे पहले वहां के जमींदार। तो यहाँ पे हिंदुत्ववादियों ने निजी सेनाएं बना ली हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स को एक तरह का स्टेट एक्टर बना दिया है योगी सरकार ने। अब भाई वो कौन होता है लोगों से पूछने वाला? क्या वो थानेदार है, पुलिस वाला है, आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है, कलेक्टर है? कौन है? सही बात जिन है। 5 आदमियों ने हरकत दी है, जब उनको नोटिस दिए पुलिस ने, तो उनको कोई 3 दिन समय दिया, तो कोई हाजिर नहीं हुआ। उसने धमकी दी है कि हमारे आदमी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे। यही है ना, उनको पता है कि उनको खाद पानी कहाँ से मिल रहा है, इसलिए डरने की उनको। ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित हरकतें हैं। इससे देश का माहौल दूषित हो, मुसलमानों के खिलाफ लोगों में नफरत फैले। कुछ वो वीडियो वायरल कर दिए गए हैं जिनकी आज तक तस्दीक नहीं हो पाई कि वो झूठे हैं कि सच्चे हैं, उनकी सत्यता की कोई जांच नहीं हुई है। बहुत गंद फैला रखी है इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारी जो सब दर्शकों से अपील है कि इन सब नफरतों के परे जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपका इस बातचीत पर क्या सोचना है, क्या निर्णय करना है, क्या विचार रखते हैं आप, कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।